हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो एक नया क्लास फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि महामैराथन साबित होने वाली है। अब तक जितने भी शिफ्टों में जीएस पूछे जा चुके हैं, लगभग जो भी क्वेश्चन हमको मिल सका उसका विस्तृत व्याख्या आपके सामने लेकर प्रस्तुत होने चल रहे हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलो शुरू करते हैं। देखने से पहले यदि परिवार से जुड़े नहीं तो जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको ध्यान देना है। तो कब हुआ था? 1953 में। कब हुआ था दोस्तों? 1953 में, ये याद रखना है। इसके बाद अगला इसके विषय में थोड़ा विस्तृत समझते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 22 दिसंबर 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। किसका गठन हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का। ध्यान रखिए, इस आयोग ने 30 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इसमें 3 जज शामिल होते हैं, जस्टिस फजल अली, हृदयानंद कुजरू और के.एम. पारिकर। ध्यान रखें, तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1955 में इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही 1956 में नए राज्यों का गठन शुरू हुआ, जिसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ध्यान रखें, अगर पूछेगा भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये अनुच्छेद 120 क्या है? क्या पूछा गया? अनुच्छेद 120 क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 120 समझते हैं क्या है? देखिए ध्यान से। तो पूछा गया अनुच्छेद 120, मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति। यानी अभी आप देखेंगे लगभग संसद की जो कार्रवाई होती है लगभग इंग्लिश में ही संपन्न की जाती थी, लेकिन इस अनुच्छेद के तहत ये अधिकार दे दिया गया कि अगर आप अंग्रेजी नहीं जान पा रहे हैं तो उस संदर्भ में आप अपनी मातृभाषा में संसद में संबोधन कर सकते हैं। तो कुछ अन्य अनुच्छेदों के विषय में यहाँ लिखे हैं, आप ध्यान रखिए। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में बात करता है, ये आप पढ़ के जाएंगे। अनुच्छेद 21 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। यह किस संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया। ये भी आप विशेषकर ध्यान रखें, हो सकता है अगले सेप्ट में पूछ सके। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है 25 से 28, कौन सा अनुच्छेद है? यानी यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म से संबंधित जो भी बात कही गई 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत कही गई, ये आपको याद करके जाना है। आगे अगला देखिए दोस्तों, 1930 संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। इसके बाद अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा की बात कर रहा है। किसकी? राज्य की परिभाषा। 1937 देखिए अनुच्छेद, डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं। यानी अभी जैसे हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार को लेकर हम न्यायालय में चले जाते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन डीपीएसपी में आपका अधिकार नहीं है, आप नहीं जा सकते। किसके लिए तहत? अनुच्छेद 37 के तहत। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 46 भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि यह SC ST की बात करता है। अनुच्छेद 48 भी आपको याद करके जाना दोस्तों। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। जबकि यहीं आपसे पूछ रहे अनुच्छेद 48 का क्या है? अनुच्छेद 48 का याद करके जाना है, पर्यावरण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण से संबंधित है, ये भी दोस्तों आपको याद करके जाना है। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात करता है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात कर रहा है। अनुच्छेद 100 क्या कर रहा है? संसद के दोनों सदनों में मतदान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 108 क्या कर रहा है? संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, ये भी आपको विशेषकर याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 148 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग के नाम से जाना जाता है, किस अनुच्छेद में? 148, ये भी आपको याद करना है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख, यानी जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसका उल्लेख किसमें है? 153 अनुच्छेद में, ये भी आपको याद करना दोस्तों। अगला 214 अनुच्छेद है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय। किसके? राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात कर रहा है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद अनुच्छेद 243 पंचायतों संबंधी है। अनुच्छेद 244 ये भी SC ST क्षेत्र की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 300 का
पहले 31 में था जो कि संपत्ति का अधिकार था, बाद में इसको हटाकर क्या कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया। यानी पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार। ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। 315 का क्या है, यूपीएससी और मतलब संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किसमें, 315 अनुच्छेद में। तो 324 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 324 को किसकी बात कर रहा है, निर्वाचन की बात कर रहा है, ये भी आपको याद करके जाना है। 356 किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की। किसकी दोस्तों, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, आगे जो भी क्लास आएंगी अभी बेटर आने वाली हैं आपकी तैयारी के लिए। आप आने वाला एसएससी एमटीएस उसके लिए भी आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराएंगे और बेहतरीन उसका एनालिसिस लेकर आपके सामने आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करके जरूर अपना फीडबैक दें, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से लाल शैवाल कौन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेड एल्गी। रेड एल्गी क्या नाम उसका, स्पाइरोगोरा। क्या नाम है दोस्तों, स्पाइरोगोरा। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल विज्ञान। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल विज्ञान। अगर अंग्रेजी पूछे तो क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। शैवालों विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, याद रखना है, एफ.ई. फिश। कौन है, एफ.ई. फिश। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन है, एम.ओ. आयंकर जी। कौन है, एम.ओ. आयंकर जी। शैवाल थैलस यानी सुकाय सदृश प्राणी है जिसमें जड़, तना एवं पत्ती का अभाव होता है। सवाल में किस किस का अभाव होता है, जड़ का, तना का एवं पत्ती का, ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है संवहन तंत्र यानी जाइलम एवं फ्लोएम, ऊतक नहीं इसमें पाया जाता। जाइलम क्या है, जड़ों द्वारा पौधों को पोषण प्रदान करता है। फ्लोएम क्या है, पत्तियों द्वारा पौधों को पोषण प्रदान करता है। यानी अगर पूछेगा स्पाइरोगोरा जो है किस प्रकार का प्राणी है, यूकैरियोटिक प्राणी है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में उपस्थित होता है। ध्यान रखना दोस्तों। शैवाल की कोशिका किसकी बनी होती है, पेक्टिन की। पेक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैवाल में संचित भोजन क्या कहलाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्टार्च। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार्च। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जागोई और चोलो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से। किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से। चलिए कुछ अन्य नृत्यों के विषय में समझ लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से, राम भेसे, गंभीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी, महाल, गंभीरा, रायवेश, मरसिया, ये सब किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। ध्यान रखना। कुछ बिहार से भी है, बैगा हो गया, जदूर हो गया, जाया हो गया, जट जातिन हो गया, माधी हो गया, मूका हो गया, लजरी हो गया, ये सब बिहार से संबंधित कई हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ मणिपुर देख लीजिए, चोंग हो गया, महारास हो गया, नटराज हो गया, लाई हरोबा, संखाल बसंत, रास, भांगटा, पुंग लोग, ये किससे संबंधित है, मणिपुर से। इसके बाद मध्य प्रदेश भी देख लीजिए, कर्मो हो गया, पाली हो गया, डगला हो गया। इसके बाद आपसे क्या होगा, छोरिया हो गया, हुलको हो गया, मंदिरों हो गया, सैला हो गया। इसके बाद कुछ महाराष्ट्र देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या कौन कौन से, मोनी हो गया, बोहता हो गया, लेजम हो गया, लावनी हो गया, ये सब महाराष्ट्र से संबंधित है। तो इस तरीके से आप पूरा और देखना चाहे तो थोड़ा वीडियो रोक करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन याद करने की एक ट्रिक आपको याद दे देते हैं। गांधी चंपारण से खेड़ा गए। कहाँ से, चंपारण से खेड़ा गए। अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छोड़ाया। यानी गांधी चंपारण कब चंपारण सत्याग्रह कब किए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ध्यान रखिए, इससे संबंधित आप विशेष कर ध्यान रखना। गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आते हैं, कहाँ से, अफ्रीका से वापस आते हैं, तो पहला सत्याग्रह ध्यान रखिए भारत में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। अगर अफ्रीका में पूछेगा तो सब पहला सत्याग्रह क्या था, अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1913 में किए थे। 1913 में क्या नाम था, ग्रेट मार्च। ध्यान रखना, अफ्रीका में इन्होंने किया था ग्रेट मार्च, और अफ्रीका में इन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना भी की थी। ध्यान रखना गांधी जी। इसके बाद अगला कहते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ संबंधित था,
1917 में ही था। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में कराते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसके तहत दांडी मार्च निकाले थे, जिसमें लगभग 79 से 80 लोग इनके साथ चले थे। ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन कब इन्होंने चला था? 1942 में। लास्ट में नाथूराम गोडसे द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बाबर से संबंधित पूछा गया था। तो बाबर के युद्धों के विषय में एक ट्रिक से आपको समझा देते हैं। ये ट्रिक यदि आपको याद है तो आराम से आप याद कर पाएंगे। पूछा गया बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर कहाँ का निवासी था? बाबर फरगना का निवासी था। यानी ध्यान रखना, बाबर कहाँ का? फरगना का निवासी था। भारत में बाबर कैसे प्रवेश करता? पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है, इसके बाद में राणा सांगा को हरा देता है। मोदी राय और महमूद लोदी को भी हराकर भारत में अच्छी तरीके से पकड़ बना लेता है। थोड़ा ट्रिक समझिए। बाबर आया 26 में, पानी पिया 27 में, खाना खाया 28 में, चंदा दिया 29 में, 30 में मर गया। यानी 29 चंदा दे के घर गया, 30 में मर गया। यानी कब मरता है बाबर? 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिए। बाबर के बाद आगे देखेंगे हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद शाहजहां आता है, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे सब आते हैं। तो इसके लिए भी आप ट्रिक चाहें तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में करा देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? क्या पूछा गया? योजना आयोग का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म्ड? तो कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके प्रधानमंत्री थे उस समय के तत्कालीन। अगर पूछेगा वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वर्तमान में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। ध्यान रखना, क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो नीति आयोग कब गठित किया गया? 2015 को। विशेषकर ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत नेपाल शांति समझौता कब हुआ? भारत नेपाल शांति समझौता कब हुआ? व्हेन वाज द इंडो नेपाल पीस एग्रीमेंट साइंड? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत नेपाल मैत्री संधि, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ फ्रेंडशिप, भारत और नेपाल के बीच। ध्यान रखना, 31 जुलाई, कब? 31 जुलाई 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आनंद नागपाल दिल्ली प्रशासन कब किया था? यानी दिल्ली पर प्रशासन कब किया था? तो आनंद नागपाल किस वंश से संबंधित था? तोमर वंश से। किस वंश से दोस्तों? तोमर वंश से। इसका समय कितना था? 1051 से 1081 तक। यह किससे संबंधित था? हिंदू धर्म से था। देखने में इस तरीके से यह दिखता था। ध्यान रखना, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान रखना, कथकली किसका है? केरल का। केरल का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए अन्य राज्य समझा देते हैं और कौन कौन से हैं। तो भरतनाट्यम का है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। यह क्या है? लास्य है। क्या है? लास्य है। ध्यान रखना, लास्य मतलब होता है स्त्रीत्व। इसके बाद आप देखें कथकली। कथकली कहाँ की है? कथकली आपकी कथक कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। कथक उत्तर प्रदेश की, जैसे उत्तर भारत भी कह सकता है। कथकली केरल है आपकी। कुचिपुड़ी कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो याद हो जाएगा। ओडिसी कहाँ की है? उड़ीसा की। सत्रिया असम की। मणिपुरी मणिपुर। मोहिनी अट्टम केरल। अगर पूछेगा उत्तर भारत का कौन सा है? सत्रिया। उत्तर भारत का सत्रिया हो जाएगा। और एक मणिपुरी। ये दोनों उत्तर भारत के हैं, ध्यान रखना। आगे पूछा गया पादप कोशिका का जनन अंग है। पादप कोशिका का जनन अंग है, क्या है? पुष्प है। क्या है दोस्तों? पुष्प है। थोड़ा इस फिगर को समझ लीजिए। पादप कोशिका प्लांट सेल। इसमें क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या कोशिका द्रव्य पाया जाता है, हरित लवक भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है? ये वाला देख रहे हैं पोस्ट, इसे क्या कहते हैं? राइबोसोम। इसमें माइक्रोकांडिया, ये वाले भाग माइक्रोकांडिया कहते हैं। एक कोशिका भित्ति है और इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। यानी ध्यान रखना, पादप कोशिका में ये सारी चीज़ पाया जाता है। इसमें से कोई भी आपसे पूछे तो लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है,
कोशिका द्रव्य पे भी पाया जाता है। ध्यान रखें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखिए, अगला आपसे पूछा गया पसंद का विलोम क्या होता है। पसंद का विलोम क्या होता है? पसंद का विलोम होता है नापसंद। क्या होता है दोस्तों? नापसंद। आग का पर्याय पूछा गया अग्नि। अग्नि। इसके बाद और जानना चाहे तो जा सकते हैं, अनल हो सकता है, पावक हो सकता है, किसान भी हो सकता है। अगर अन्य शब्द भी हो सकते हैं, जैसे अग्नि हो गया, दहन हो गया, ज्वलन हो गया, धूमकेतु हो गया, हुतासन हो गया, वैनाश्चर हो गया, सूची हो गया, ज्वाला। ये सब किससे हैं? आग के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना। आगे आपसे पूछा गया डुंगरिया जनजात किस राज्य से संबंधित है? डुंगरिया जनजात, ध्यान रखना दोस्तों, डुंगरिया जनजात किस राज्य से संबंधित है? डुंगरिया जनजात उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे? उड़ीसा की। उड़ीसा के किस पहाड़ी पर निवास करती है? गिरी पहाड़ी पर। ध्यान रखें, इस फिगर को लाने का एक और ध्यान रखना, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जात पूछे तो ध्यान रखना, जैसे आपके इस कर्नाटक वाले क्षेत्र में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और निग्रो, ये दो जनजातियां पाई जाती हैं। और अगर पूछे कि राजस्थान से सटे क्षेत्र में मेडिटेरेनियन, अरेंटोस और प्रोटा गार्डियक्स, ये जनजाति पाई जाती हैं। और इधर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में प्रोटा नार्डिक्स, अरेंटोन्स और तिब्बत सो मैगुलाइड जनजाति ये पाई जाती इस क्षेत्र में। अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे, सिक्किम वाले में तिरब्बो मंगलाइड या पोलियो मंगोलाइड जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए, ये भी आप पढ़ के जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया मणिपुरी लोक नृत्य किस देवता से संबंधित है? मणिपुरी लोक नृत्य किस देवता से संबंधित है? मणिपुरी किससे? कृष्ण एवं विष्णु से। कृष्ण एवं विष्णु से, यानी इसमें देवताओं के ऊपर नाटक किया जाता है, यानी जैसे कृष्ण लीला खेला जाता है, राम लीला खेला जाता है, इस हिसाब से ये संबंधित एक काम करता है। इसके बाद ना सिर्फ भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसा है, सत्रिया है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है। ये भी पिछले अभी आप थोड़ी देर पहले बता चुके हैं, ध्यान रखना, फिर दोबारा कर दें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में विश्व बैंक से कितना लोन लिया? हाल ही में विश्व बैंक से भारत ने कितना लोन लिया? तो ध्यान रखना, इसका एकदम आसान उत्तर है कितना? 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना, सीधा एक कितना लिया? 1.75 अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखना। चलिए इस ध्यान देते हैं, आगे देखते हैं। विश्व बैंक के संबंधित अगर देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अनुच्छेद 19B क्या है? अनुच्छेद 19B क्या है? अनुच्छेद 19 भी ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलने की आज़ादी, बी में क्या? सभा की आज़ादी, सी में क्या? संघ बनाने की आज़ादी, डी में क्या? पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, ई में क्या? पूरे देश में बसने की आज़ादी, या आप ई में लेंगे कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। अनुच्छेद इससे संबंधित है। इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। कौन है दोस्तों? राहुल द्रविड़, आपको याद करना है। महिला क्रिकेट टीम के कोच पूछेगा तो कौन है? रमेश पंवार जी हैं। कौन है? रमेश पंवार। अगर बीसीसीआई का अध्यक्ष पूछ ले, रोजर बिन आपको याद करना है। आईसीसी का अध्यक्ष पूछ ले, ग्रेट वर्कले। ये भी हाईलाइट क्वेश्चन है, आपको ये भी इसी के साथ साथ याद करके जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दोस्तों ध्यान समझिएगा, पंडित रविशंकर किस वाद से जुड़े थे? पंडित रविशंकर किस वाद से जुड़े हुए थे? तो सितारवाद से। किस वाद से? सितारवाद से। कुछ अन्य नाम है यहाँ पर देख लीजिए, जैसे शहनाई वादन से कौन कौन था? बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद खां, हुसैन खां, राजेंद्र प्रसन्ना। और तबला वादन से जाकिर हुसैन, अनिंदो चटर्जी। सितार से कौन? लियाकत खान, निखिल बनर्जी, अन्नपूर्णा देवी, अनुष्का शंकर। और संतूर से कौन कौन जुड़े था? शिव कुमार शर्मा, भजन स्वरूपी। ये सब किससे जुड़े हुए थे? ये सब अन्य से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो काकरापार परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में, क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देख लीजिए, जो भी है आपको इस मैप में इसमें दिखा देते हैं। तो तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। कलपड़म कहाँ है? तो कलपक्कड़म तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है दोस्तों? बुलंदशहर में है। काकरापार कहाँ पर है? सूरत यानी गुजरात में, यही पूछा गया था। इसके बाद कैगा कहाँ पर है? कैगा आपका कर्नाटक में है।
कुडनकुलम कहाँ पर है? कुडनकुलम किस में है? तमिलनाडु में है। ये भी आपको याद करके जाने हैं दोस्तों। चलिए बाकी अन्य के लिए हमारे अगर प्लेलिस्ट में जाना चाहे तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रिक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिए हैं। अगर आप जीएस को मजबूत करना चाहते हैं तो वहाँ पर एकदम फनी वे में पढ़ाया गया है, आप हंसते भी रहेंगे और इसके बाद ट्रिक भी याद कर लेंगे। एक बार जाके तो देखें। चलिए देखते हैं अगला आपसे पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1 अप्रैल 1556 को हुआ, 1526 को हुआ। किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 15 नवंबर 1556 को बैरम खां के नेतृत्व में हुआ हेमूचंद से। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। ये भी आपको याद करके जाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, शेर शाह सूरी, क्या पूछा गया? शेर शाह सूरी हुमायूं को 1540 में किस युद्ध में हराया था? तो कौन सा युद्ध? 1540 बिलग्राम का युद्ध। 1541 में बंगाल विद्रोह हुआ था। 1542 में मालवा से युद्ध हुआ था। 1543 में रायसेन से युद्ध हुआ था। 1544 में रायसेन से युद्ध हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों। 15 और इसके बाद शेर शाह सूरी ने क्या कराया था? जीटी रोड का निर्माण कराया था। ये भी आपको याद करके जाना। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यांगजन प्रधानमंत्री योजना के संबंधित पूछा गया, व्हाट इज द दिव्यांगजन प्रधानमंत्री योजना? तो योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री विकलांग योजना। किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जी ने के मतलब द्वारा प्रयोजित किया। ये भी ध्यान रखने। घोषणा कब की गई? 2019 में। लाभार्थी कौन होंगे इसके? विकलांग लोग। उद्देश्य क्या था इसका? लोन एवं ट्रेडिंग प्रदान करना। ध्यान रखना किस प्रक्रिया माध्यम फॉर्म लेगा? ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से यह लेगा प्रधानमंत्री दिव्यांगजन योजना। ये भी आप पढ़ के जाएंगे दोस्तों। अगला आपसे पूछा गया, एलगी क्या है? दैट मीन्स शैवाल क्या है? एलगी क्या है? दैट मीन्स शैवाल क्या है? शैवाल सर्वाधिक आदिम पौधों का विशाल समूह है, संभवतः अत्यधिक सरल एक कोशिकीय शैवाल यानी प्रोटिस्टा जगत से संबंधित ये है। यानी शैवालों की संरचना इस थैलाब क्या होता है? थैलाब होता है। इसे जड़ एवं तना पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके पहले भी शैवाल के विषय में बता ही दिए थे आपको। फाइकोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। जैसे स्पाइको गोरा शैवाल था, उसी से और देख लीजिए। इसके बाद इसमें पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी सहायता से वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना संवहनी ऊतक नहीं पाया जाता इसमें। और उसके बर्फ पर जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोफाइट 2-3 बार याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? लिथोफाइट। क्या कहते हैं? लिथोफाइट। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पूछेगा, लोथल किस जगह पर है? लोथल किस जगह पर है? लोथल कहाँ पर है? पाकिस्तान। लोथल कहाँ पर है? लोथल आपके गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? लोथल गुजरात में है। ये आपको यहाँ पर गलती से पाकिस्तान लिख दिया गया है। लोथल आपके गुजरात में है, ध्यान रखना, जो कि एक बंदरगाह था। तो ध्यान रखना पाकिस्तान में और देख लेते हैं। पाकिस्तान में क्या था? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चन्नू दरो है, सुतका डोर है, सुतका यानी गंडोर है, सॉरी सुतकोतदा है। गुजरात में क्या है? धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी है, बनावली है। ध्यान रखना पंजाब में और रोपड़ आपको याद करना, महाराष्ट्र में दाइमाबाद। और अन्य अगर जानकारी पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर याद रखना चाहिए। आकृति कैसी है? आकृति पूछेगा तो त्रिभुजाकार है। कैसे दोस्तों? त्रिभुजाकार। इधर कौन सा है? सुतका गंडोर है, इधर कौन सा है? आलमगीरपुर है, और इधर क्या कौन सा है? मांडा है, इधर कौन सा है? दाइमाबाद। ये चारों क्षेत्र आपको याद करके जाना चाहिए। त्रिभुजाकार है, ध्यान रखना। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना है? सर्वाधिक स्थल गुजरात वाले क्षेत्र में थे, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अगर पूछे कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी। लिप कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिप यहाँ की थी, मिली थी लेकिन सही तरीके से पढ़ी नहीं गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुखौटा डांस किस राज्य से संबंधित है? कौन सा? मुखौटा डांस किस राज्य से संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। चलिए देख लेते हैं। मिजोरम से कौन से? चेरोकान है, पारखुपिला है। मेघालय में कौन सा है? बागला लाहो। इसके बाद राजस्थान कौन सा हो जाएगा? कठपुतली हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, जिंजाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सुइसनी हो जाएगा, बगरिया हो जाएगा, ख्याल हो जाएगा, सकरिया, ये हो जाएंगे।
इसके बाद आप अगर देखेंगे लक्ष्य में एक याद रखना है परिचा काली। क्या है? परिचा काली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हरियाणा में अगर पूछे तो क्या बताएंगे? भांगड़ा और सांग और धमान। हिमाचल प्रदेश के विषय में अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुके हैं। बाकी अन्य पढ़ना हो तो इसको भी वीडियो रोककर आप देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन पूछा बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बंधुआ मजदूरी या बलात् श्रम का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 23। कौन सा? 23 बात करता है इसकी। तो चलिए कुछ और अनुच्छेद के विषय में जान लेते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद अगर 7 पूछे भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद अगर 11 आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे? भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों सांसद द्वारा नागरिक अधिकार कानून से संबंधित है। कौन सी? अनुच्छेद 11 आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 12 क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अभी आप देखेंगे 12 से 35 क्या कहते हैं? 12 से 35 मौलिक अधिकार, जबकि आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 14 से लिया जाता है। तो अनुच्छेद 12 को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होता है। अनुच्छेद 12-13 का, अनुच्छेद 12-13 का राज्य की परिभाषा, और 13 क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार पर नियंत्रण प्रविधि की बात कर रहा है। अनुच्छेद 14 क्या है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर हर कोई समान है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन अवसर में समानता। 17 क्या कर रहा है? 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो पहली जैसी कुरीतियां थे उसका अंत किया गया किसके? अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 क्या? उपाधियों के तहत, जैसे राय बहादुर की उपाधि या इन उपाधियों नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकते, जैसे पहले ये फला उपाधि ये सब उपाधि रखते थे, ये सब उपाधि नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? बोलने एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ध्यान रखना अनुच्छेद का भी 19 के विषय में बता ही चुके हैं, इसको चाहे तो दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो ये भी याद रखना है 14 फरवरी 1556 को। ध्यान रखना पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जन्म 15 अक्टूबर 1542 को। कहाँ पर? अमरकोट सिंध प्रांत में। मूल तिथि एवं मूल स्थान अगर पूछेगा तो 27 अक्टूबर 1605 में, 63 वर्ष की उम्र में, फतेहपुर सीकरी आगरा में। इनकी मृत्यु अगर पूछे तो इनकी माता क्या थी? हुमायूं। माता क्या थे? पिता और माता क्या इनके पिता हुमायूं थे, माता कौन थी? मरियम मकानी। पत्नी क्या नाम था? मरियम उज जमानी, यानी इनको आसान भाषा में एक नाम दिया गया था हरकाबाई। तो इनके संतान कई भी थे, ध्यान रखना। राज्याभिषेक इनका कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 के यहाँ बता ही दिए हैं। युद्ध पानीपत की युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। राजधानी की क्या थी? फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखना अकबर को मुगल काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखना अगर संस्थापक पूछे तो कौन था? बाबर, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो अकबर। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, आपको याद रखना है, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया चांदी का सिक्का कौन चलाया था? चांदी का सिक्का कौन चलाया था? हु इंट्रोड्यूस्ड दी सिल्वर कॉइन? तो मौर्य वंश। कौन से थे? मौर्य वंश। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? नुमिस्मेटिक। सिंधु घाटी के लोग कैसे सिक्का चलाते हैं? टेराकोटा का। मौर्य काल के लोग आहत, पंचमार्क, पड़ ये सिक्का चलाते थे। और अगर पूछेगा सोना प्रथम सिक्का यूनानी चलाए थे। शीशे का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? सातवाहन के द्वारा। चमड़े का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? मुगल द्वारा। दाम रुपया सर्फी किसके द्वारा चलाया गया? शेर शाह सूरी द्वारा। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आगे दिया गया वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? इन विच आर्टिकल इज द फाइनेंस कमीशन? तो अनुच्छेद 280 याद रखना है। किससे? वित्त आयोग। अभी इन अनुच्छेदों के विषय में बता दिए हैं, अगर फिर से दोबारा देखना चाहे तो वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला पूछेगा सालबाई की संधि कब हुई? सालबाई की संधि कब हुई दोस्तों? व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ सालबाई टेक प्लेस? तो 17 मई 1782 को। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय यह मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई। ध्यान रखना। तो मराठा कब से कब तक था? 1627 से शिवाजी जन्मते हैं, इसके बाद 1818 तक था। प्रथम शासक शिवाजी थे, प्रथम शासक शिवाजी, और उसके बाद साहू जी आते हैं, राजा राम आते हैं, इसके बाद विश्वनाथ आते हैं, बालाजी विश्वनाथ, माधव राव आते हैं, बाजीराव द्वितीय आते हैं, नाना साहब, बहुत सारे लोग आते हैं। शिवाजी का अष्टप्रधान याद रखना है। अष्टप्रधान व्यवस्था किसके पास थी? शिवाजी के पास।
पेशवा का पद कौन लाया था? पेशवा का पद शिवाजी लाए थे, लेकिन प्रथम पेशवा कौन बना था ये भी आपको याद रखना है, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? सूरत को 2 बार लूटा था। एक बार 1664 में, एक बार 1670 में, 2 बार लूटा था, ध्यान रखना। तो पेशवा कौन होता था? प्रधानमंत्री, सर ए नौबत सेनापति, अमात्य, राज्य मंत्री, वाकनबीस कौन से? गुप्तचर विभाग संबंधित थे, चिटनीस डाक यानी पत्रचार सेवा संबंधित थे, सुमंत कौन से दोस्तों? विदेश मंत्री, पंडित राव किससे संबंधित थे? धार्मिक सलाहकार होते थे, न्यायाधीश होते थे। ध्यान रखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, योजना का शुभारंभ किसने किया? योजना का शुभारंभ किसने किया? हु लॉन्च द स्कीम? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ध्यान रखना, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना सबसे गरीब लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण थी, ध्यान रखना है। तो कौन? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य यानी निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, शास्त्रीय नृत्य के विषय में भी चर्चा कर चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं। भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली कहाँ से? केरल से। कथक कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्र प्रदेश। मणिपुरी दोस्तों, मणिपुर। ओडिसी उड़ीसा से। सत्रिया असम से। मोहिनीअट्टम केरल से। फिर से दोबारा देख लीजिए क्योंकि हाईलाइट बन गया, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी पढ़ के जाइए, मुगल, इन दोनों से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, प्रदेश का राज्यपाल, प्रदेश का राज्यपाल कौन है? प्रदेश का राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, प्रदेश के राज्यपाल का वर्णन अगर पूछेगा तो राज्यपाल की परिभाषा 152 में है। अगर पूछेगा राज्यों के लिए राज्यपाल होगा 153 बात करता है। राज्यपाल की शक्ति 154 बात करता है, जबकि राज्यपाल का निर्वाचन 155 बात करता है। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, उसी तरीके से राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। तो किसके तहत? 161 के तहत। ये भी आपको पढ़ के जाना दोस्तों। अगला पूछा गया बांध से संबंधित, निम्नलिखित में से पूछा था कौन बांध भारत में है, या इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन था। तो पूरा बांध देख लीजिए, पूरा बांध क्या है? जैसे टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। नागार्जुन बांध, सागर बांध कहाँ पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अलमाटी बांध कहाँ पर? कृष्णा नदी पर, ये भी कर्नाटक में है। इडुक्की बांध ध्यान रखना, पेरियार नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। मेटूर बांध कहाँ पर दोस्तों? कावेरी नदी पर है। अमरावती बांध कहाँ पर दोस्तों? अमरावती नदी पर है। कोयना बांध याद रखना, कोयना नदी पर, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। हीराकुंड महानदी पर। थीन बांध अगर पूछेगा तो थीन बांध कहाँ पर याद रखना है? रावी नदी पर। मैथान और तिलैया बांध याद रखना है, ये भी आपके किस नदी पर है? बराकर बांध, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौलिक अधिकार से संबंधित, इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देते हैं, उसी से आप आसानी से याद कर पाएंगे। मौलिक अधिकार याद करना एकदम आसान है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। सम से हो जाएगा समता का अधिकार, 14 से 18 बात कर रहा है। अस्त से स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 बात कर रहा है। शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 बात कर रहा है। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 बात कर रहा है। देख रहे हैं ना आप। इसके बाद संस्कृति से संस्कृति का उपचार, संस्कृति का शिक्षा संबंधित उपचार, 29 से 30 बात कर रहा है। इसके बाद उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन बात कर रहा है? अनुच्छेद 32। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ये भी दोस्तों आपको याद करके जाने चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। पंचवर्षीय योजना पूरा देख लीजिए। तो पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956 में। इसका क्या था ध्येय? कृषि की प्राथमिकता इसमें दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आती है? 56 से 61। 56 से 61 इसका उद्देश्य क्या था? उद्योग एवं क्षेत्र की प्राथमिकता, यानी उद्योग को प्राथमिकता दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1961 से 56, 61 से 66। तो इसका कृषि एवं उद्योग दोनों संबंधित था। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में आई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था न्याय के साथ गरीबी विकास को हटाया जाए। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1974 से 1979 थे।
इसका क्या था, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाना, गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया जाए। अगला था पंचवर्षीय छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 थी। तो इसमें क्या उद्देश्य रखा था, पांचवी योजना के रूप में पांचवी योजना के रूप में जोड़ दिया गया। जो पांचवी योजना थी उसी के अनुसार इसमें भी जोड़ दिया गया। बाकी आप इसको वीडियो को पुश करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा सैयद वंश, कौन सा पूछेगा, सैयद वंश की स्थापना कौन किया था। तो सैयद वंश की स्थापना कौन किए थे, खिज्र खां। कौन किए थे, खिज्र खां। तो खिज्र खां कब से कब तक थे, 1414 से 1421 तक थे, ध्यान रखना। इनके बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद फरीद खां आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, फिर आलम शाह आते हैं। ये भी वंशावली आप याद करके जाएंगे, हो सकता है इससे फिर भी क्वेश्चन बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद कौन कराया था। लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद कौन कराया था, तो फैजी था। कौन था, फैजी। तो ध्यान रखना, फैजी कराया था। पंचतंत्र का अबुल फजल, बाबरनामा का अब्दुल रहीम खान खाना, अगर दल दमयंती पूछ ले तो फैजी। ध्यान रखना, ये सब हाईलाइट पॉइंट है, आपको याद करके जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछेगा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, रांची। किसकी, झारखंड की। देखना, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसी को कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गिरती है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। क्या ट्रिक हो जाएगी, मित्र पर गमछा झार। तो क्या हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, तरह से त्रिपुरा हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। यही है 8 राज्य, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन कराया था, हु बिल्ट द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। तो कौन था, शाहजहां था। कौन सा दोस्तों, शाहजहां। बाकी अन्य देख लीजिए, फतेहाबाद की मस्जिद हिसार में कौन कराया था, हुमायूं ने। दीन पनाह दिल्ली में कौन कराया था, हुमायूं ने। पुराना किला दिल्ली में कौन कराया था, शेरशाह सूरी ने। ताजमहल अगर पूछेगा आगरा में कौन कराया था, शाहजहां ने। शेरशाह का मकबरा सासाराम में कौन बना था, शेरशाह ने स्वयं बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में पूछे कौन बनाया था, हमीदा बानो बेगम। आगरा का मकबरा आगरा में कौन बनवाया था, अकबर ने। ये आपको दोस्तों याद करके जाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला, बीसीसीआई बोर्ड का गठन, बीसीसीआई बोर्ड का गठन कब हुआ। तो ध्यान रखना, बीसीसीआई बोर्ड का गठन कब होता है, तो 1928 में। कब होता है दोस्तों, 1928 में। कुछ आने समझ लेते हैं। तो क्रिकेट की उत्पत्ति इंग्लैंड मानी जाती है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कब खेला गया, 1844 में। कब खेला गया, 1844 में। थोड़ा सा गलत साथ नहीं दे रहा है, तो ध्यान रखना। अगर बीसीसीआई की स्थापना पूछेगा 1928 में, अध्यक्ष कौन थे, रोजर बिन्नी। कौन से दोस्त, रोजर बिन्नी। सचिव जय शाह। कोच कौन थे, राहुल द्रविड़। अगर महिला कोच पूछे तो रमेश पवार। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। क्रिकेट में खिलाड़ी कितने, 11। बैट की लंबाई 38 इंच। बाल का वजन 156 से 163 ग्राम। ये भी आपको याद रखना है। अब तक भारत पहला विश्व कप कब जीता था, 1983 में। ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक शतक सचिन ने अब तक लगाए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, लाडली योजना क्या है। लाडली योजना क्या है, तो लाडली योजना में कुल 12,000 रुपये वार्षिक दिया जाता है, यानी 1,000 रुपये मासिक दिया जाता है। किसको दिया जाता है, देख लीजिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत सरकार पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपये प्रतिमाह यानी 12,000 रुपये वार्षिक प्रदान करती है। इस योजना से राज्य की बहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं उनको आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने में मददगार साबित होती है। तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आगे देखिए। अगला आपसे पूछेगा, निम्नलिखित में से नील हरित शैवाल कौन से हैं। नील हरित शैवाल कौन से हैं, तो क्या याद रखना, साइनोबैक्टीरिया। क्या दोस्तों याद रखना है, साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल में क्या क्या पाया जाता है, ग्रेनम पाया जाता है, स्ट्रोमा पाया जाता है और
थाइलेकीड पाया जाता है, ध्यान रखिए। लूमेन पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये दिखते हैं, देख रहे हैं आप इकाई की तरह जो दिखते हैं, नीलहरित शैवाल होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला पूछेगा बाबर। बाबर के विषय में पूछा गया, तभी बाबर के विषय में थोड़ी देर पहले बता चुके थे। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। कहाँ पर? मध्य एशिया यानी उज्बेकिस्तान में। किस वंश था? तैमूर वंश था। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुब निगार खानम। मातृभाषा चुगताई। उत्तराधिकारी हुमायूं इसका बनता है। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा थी। ध्यान रखना, बाबर कब मरता? 1530 में। बाबर कुल 4 प्रमुख युद्ध लड़ता है, आपको पता है ना, जैसे अभी इसके पहले बता ही चुके हैं। अगर ना देखा हो तो वीडियो को जाकर पीछे करके देख सकते हैं। उड़ीसा का नृत्य, उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? तो उड़ीसा का नृत्य क्या है? उड़ीसा का नृत्य अगर शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो ओडिसी। इस तरीके से महिलाएं अंग प्रदर्शन करती हैं। इसके बाद छऊ नृत्य हो जाएगा, चैती हो जाएगा, डंडा नाट हो जाएगा, मेधा हो जाएगा, चांगू हो जाएगा, कर्म नृत्य हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सब किससे संबंधित है दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है। अगला ऐप से संबंधित पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप किस संबंध में है? तो जैसे भीम ऐप मनी ट्रांसफर के लिए है, भारत के वीर ऐप आर्थिक मदद के लिए है, स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता से संबंधित है, उसी तरह से उमंग ऐप है, पासपोर्ट ऐप है, आधार सेवा ऐप है। तो ये सब भी आप पढ़ के जाएंगे, हो सकता है अगले शिफ्ट में आपको इसका लाभ भरपूर मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग से संबंधित। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग, पहले इसका नाम था योजना आयोग। योजना आयोग से नीति आयोग कब बना? 2015 में। कब बना दोस्तों? 2015 में। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी वर्तमान जो प्रधानमंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? तो सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसमें H1 प्लस H1 अगर आप देखेंगे तो इससे क्या संयोग बनेगा? 2He बनेगा, यानी हाइड्रोजन के आयनों से हीलियम बन जाता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है सूर्य में। तो चलिए आगे देखते हैं, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कौन थे? जयपाल सिंह। यहाँ जल्दी झटकन जयपाल सिंह लिख दिया गया। जयपाल सिंह थे 20 जून 1963 को। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। जयपाल सिंह एक माने जाने हॉकी के खिलाड़ी भी थे। उनकी कप्तानी में 1928 में ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक भी जीता था। उन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था तो 3 जनवरी 1903 को। अगला क्वेश्चन पूछेगा बाबर के समय कौन सा युद्ध हुआ था? तो विच वार टूक प्लेस ड्यूरिंग बाबर्स टाइम। तो इसके समय में जो भी युद्ध था अभी कई बार चर्चा कर दिए। इसके बाद आप देख सकते हैं एक ट्रिक से भी यहाँ पर दे दिया गया है, इसके पहले भी ट्रिक आपको बता ही चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन निषेध से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैकिंग एंड फोर्स लेबर। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं जबरी निषेध से है। तो 2014 में संशोधन करके इसमें कुछ प्रावधान किए गए। चलिए देख लीजिए क्या क्या किए गए। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता को अनिवार्य करता है। ध्यान रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि धर्म, जात, भाषा या इनमें से किसी भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना। यानी अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 भी देख लीजिए कि सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म, भाषा या किसी भी आधार पर हैं, उनको आप शैक्षणिक संस्थानों में रोक नहीं सकते जात या धर्म के आधार पर। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा मटकी राज्य नृत्य, मटकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटकी किससे संबंधित है? तो मटकी आपके मध्य प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश से। तो यानी कैसे थे? खाना आप दोस्त लोग हैं। चलिए कुछ असम के संबंधित देख लीजिए। बिहू है, नागा है, खेल गोपाल है, नटपूजा है, महारास है, झूमरा है और होबनाई है। ऐसे किससे संबंधित है? असम से। मध्य प्रदेश देख लीजिए, आडा है, खाड़ा है,
सेला भदोनी है, मानस है, फूलपति है, गिरडा है। बिहार से देख लीजिए बाडो है, खबैन है, सामा है, चकवा है, विदेशिया है, जटा है, जटीन, पनवरिया, ये सब कहाँ संबंधित है? ये सब मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान देख लीजिए घूमर हो गया, चकड़ी हो गया, गड़गौर हो गया, कालबेलिया हो गया। या किससे संबंधित है दोस्तों? राजस्थान से, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लोथल कहाँ पर स्थित है? इसके पहले भी बता चुके, लोथल कहाँ पर? गुजरात में। यह एक क्या था? बंदरगाह था। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में कृत्रिम डायट्स और चावल की भूसी प्राप्त हुई है। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिला? कांस्य रत्न मिला है और इसके बाद कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप अगला देखेंगे, राजस्थान में कई स्थल, बहुत सारे स्थल हैं, ध्यान रखना। इस स्थल पर महत्वपूर्ण मानव खोज, मानव कंकाल, आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो पाकिस्तान में जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सिंध हो गया, ये सब बहुत सारे स्थल किसमें थे? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन पूछेगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? जे चैडविक ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नामकरण न्यूट्रॉन इन्हीं के माध्यम से भी किया गया। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से संबंधित चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होता है, ध्यान रखना। इसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं। तो इसका द्रव्यमान देख लीजिए, 1.6750 इंटू 10⁻27 kg किसका होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग द्वारा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वित्त आयोग किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत किया गया है? वित्त आयोग देखिए कई बार पूछा जा चुका है। वित्त आयोग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में, ध्यान रखना, भाग 12 में है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग है, जिनके अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। एन.के. सिंह, याद रखना। अगर पहला पूछे तो कौन है? पनगड़िया। कौन थे? पनगड़िया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में छूट प्रदान करता है। चलिए इसको पूछ करके और भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मृत्युदंड के मामले में क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आपको याद होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, चाहे फांसी की सजा ही दे दी गई हो, उसको चाहे तो सजा माफ कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके विषय में और अन्य जानकारी थोड़ा समझ लीजिए। केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए भी सजा, यानी आप समझ लीजिए सजा या सजा कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत द्वारा होती है। कोर्ट मार्शल पूछिए क्या होता है? सैनिकों की एक अदालत होती है जिसमें सैनिकों का मुकदमा चलता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यों में अध्यादेश कौन पारित करता है? राज्यों में अध्यादेश कौन पारित करता है? ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके विषय समझ लेते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल के पास 213 के तहत राज्यों में अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अध्यादेश लाने का भी अधिकार है, ध्यान रखना। अगला, अध्यादेश को तभी लागू किया जाएगा जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सत्र में ना हो, ध्यान रखना। राज्यपाल के पास अध्यादेश वापस लाने की शक्ति भी प्राप्त है। तो बाकी आप वीडियो पूछ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, गदर पार्टी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? गदर पार्टी, ध्यान रखना। तो हु ऑर्गेनाइज दी गदर पार्टी? तो ध्यान रखना, चलिए इसके पीछे समझ लीजिए। तो गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना इसकी कब होती है? 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य के एस्टोरिया यानी ओरेगन में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी, जिसे शुरू में क्या कहा गया? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नाम दिया गया। इसका गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1913 को राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष लाला हरदयाल, संत बाबा, बासाखा सिंह और ज्वाला सिंह, संतोष सिंह, सोहन सिंह, बहुत सारे लोग शामिल थे। गदर पार्टी को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अब पूर्वी अफ्रीका, एशिया में रहने वाले प्रवासियों के बीच एक बड़ा समर्थन मिला। आगे देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है?
तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है? आसान है। कौन सी है? बी और सी। कौन है दोस्तों? बी और सी पानी में घुलनशील है। जबकि अगर पूछेगा पानी में घुलनशील कौन सी नहीं याद है, तो कीड़ा याद रखना। क्या याद रखना? कीड़ा, यानी KEDA। ये किसमें घुलनशील है? एक वसा में, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ध्यान रखना, विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जिन्हें हमारे शरीर को क्या मिलता है? हमारे शरीर को क्या मिलता है? रोगों से लड़ने की एक क्षमता मिलती है। तो ध्यान रखना, इसके विषय में यह बता ही चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपसे इसके एक और बहुत बढ़िया डायग्राम है, इसको देख लीजिए। आपको स्वस्थ रहने में प्रत्येक विटामिन की अलग अलग भूमिका होती है। तो चलिए इस डायग्राम को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए तो कई क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो पाएंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कौन सी रोग होता है? रतौंधी होता है, जीरोफ्लेसिलीमिया हो सकता है इससे। विटामिन B1 आप देख लीजिए, इससे रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है दोस्तों? थायमीन। कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, कब्ज हो सकता है, अपच हो सकता है। विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोमिन। क्या है? राइबोफ्लोमिन। तो इससे कौन सा रोग हो सकता है? कोलोसिस हो सकता है, ग्लोसाइटिस हो सकता है, याद रखना है। विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। बालों का सफ़ेद होना, बच्चों में वृद्धि कम होना, यह इससे संबंधित है। विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इससे पेलाग्रा या 4D जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इससे एनीमिया हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है। विटामिन B9 क्या है? इसमें फोलिक अम्ल पाया जाता है। रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। मंगला ब्लास्टिक एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन B12 साइनोकोबाल्टमिन, इससे कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है, पर्नीसियस रोग हो जाता है। इसके बाद आप विटामिन सी देख लीजिए, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें पाया जाता है, अस्कर्बी रोग हो जाता है, मसूड़ों जैसे फूलना वगैरह। तो विटामिन डी में क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो इसमें कौन सा? जैसे बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है दोस्तों? टोकोफेरॉल। इससे क्या हो जाता है? जनन शक्ति में कमी आती है। तो वीडियो को इसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो।